अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 2, जिसमें से हमने दो ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं। स्कूल हेल्थ हमने कर लिया था और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे बुक से। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, ये भी आपकी बुक पे दिया हुआ है, तो ये हम आज करते हैं स्टार्ट। इसको चैप्टर नंबर 13 होगा नवीद आलम की बुक से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हमने किन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। सबसे पहले क्या है, व्हाट आर द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ये अब डिटेल में दिया हुआ है पूरा टेबल। ठीक है, इसमें टाइप्स बताई हुई हैं हैजर्ड की, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद राइट डाउन द सेफ्टी मेजर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे क्या है, एक्सप्लेन द मेजर्स रिकमेंडेड बाय WHO फॉर जनरल हेल्थ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स ऑन वर्किंग प्लेस। तो ये मेजर्स भी हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये चार टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं। ठीक है, या फिर मार्क कर लेने हैं इन टॉपिक्स को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। कोशिश करेंगे कि आज हम ये हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लें। सबसे पहले इसको हम करते हैं डिफाइन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी विच विच वी परफॉर्म टू अर्न एक्सपेंसेस ऑफ आवर डेली लाइफ। इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हम डेली लाइफ में एक्सपेंसेस को अपने उसको पूरा करने के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अर्निंग के लिए करते हैं जो, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स जो है वो इसकी डिफरेंट इसको कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस होते हैं, एजुकेशन रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। ठीक है, टूरिज्म रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, और सम अदर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शंस के आ जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के। ठीक है, इंटरनेट ऑपरेटर्स। तो ये सारी इसकी टाइप्स को कैटेगराइज किया हुआ है, ऑक्यूपेशन की टाइप्स। आगे हमने क्या करना है, यहाँ से आपने जस्ट रीडिंग करनी है, ये पूरा पेज आपने जस्ट यहाँ से रीड करना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ एमसीक्यूज मैं आपको मार्क करवा दूंगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ टाइमिंग्स होती हैं अब जो हर ऑक्यूपेशन है ना, उसकी अपनी अपनी टाइमिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस होते हैं उसमें जो पर्सन है वो डे टाइम में वर्क करते हैं, क्योंकि उन्होंने फील्ड में वर्क करना होता है, उनको डे लाइट चाहिए होती है, तो वो डे टाइम में वर्क करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो दूसरे प्रोफेशंस होते हैं, दूसरे ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, उसमें क्या होता है कि जो टाइमिंग्स है ना ड्यूटी की, वो डिवाइड हुई होती हैं। ठीक है, मॉर्निंग टाइमिंग होती है, कुछ की वो होती है इवनिंग, कुछ की नाइट, तो ये शिफ्ट्स में डिवाइड किया होता है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा ऑक्यूपेशन है। उसके बाद जो रिकमेंडेड टाइमिंग होती है इसकी 8 आवर्स पर डे, ये इसकी रिकमेंडेड टाइमिंग है, ये आपने एमसीक्यू मार्क कर लेना है। ठीक है, और बाकी जो है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है वो वेरी करती है। ठीक है, हर ऑक्यूपेशन की अपनी अपनी टाइमिंग्स होती हैं। उसके बाद ये कुछ और टर्म्स आगे हैं। अब ओवर टाइम क्या होता है? ठीक है, ओवर टाइम मीन्स वर्किंग आफ्टर प्रपोज्ड टाइम ऑफ वर्क। मतलब जो फिक्स टाइम होता है ना, फिक्स टाइम से हट के जो वर्क कर रहे होते हैं वर्कर्स किसी भी ऑक्यूपेशन में, उसको हम कहते हैं ओवर टाइम। ठीक है, अब वो जो ओवर टाइम करते हैं उसको उनकी पे मिल रही होती है। ठीक है, जितने आवर्स वो एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे उतने आवर्स की उनको एक्स्ट्रा पे मिलेगी। ठीक है, अब इनकी कुछ रीजंस होती हैं क्यों जो ऑक्यूपेशन में डिफरेंट वर्कर्स होते हैं वो ओवर टाइम लगाते हैं। पॉवर्टी की वजह से, लेस पे है उनकी, या फिर लार्ज फैमिली है, ग्रीड की वजह से भी कुछ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें लोन पे करना होता है, कंपल्शन। ठीक है, कोई फोर्स कर रहा है उनको फैमिली में, या कोई भी और कुछ और रीजंस हो सकती हैं। तो ये हमारे पास रीजंस आपने रीड कर लेनी है। आगे हम देखें तो क्या है, पार्ट टाइम जॉब्स। ठीक है, अब पार्ट टाइम जॉब्स क्या होती हैं कि जो जो स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं, लाइक स्टडीज के साथ साथ वो जो भी कर रहे होते हैं अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। ठीक है, और ये मोस्टली जो है वो डेवलप कंट्रीज में देखी जाती हैं पार्ट टाइम जॉब्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशंस। अब ये जो सीजनल ऑक्यूपेशंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं सीजन के ऊपर। ठीक है, ये सीजन डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन की टाइप है टूरिज्म रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो ये जो इसका जो स्पेसिफिक टाइम होता है टूरिज्म का, टूरिज्म जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरियाज में समर के टाइम पे जो है वो पीक पे होते हैं। ठीक है, समर में मतलब कि ये सीजन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, चाइल्ड लेबर।
चाइल्ड लेबर आपको पता है कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन होती है, किसी भी वर्क में उनको लगा देते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में लगा देते हैं बच्चों को। और ये मोस्टली जो प्रैक्टिस होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती है। और जो लॉज हैं, लेजिस्लेशंस है, वो इस प्रैक्टिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद अब इसकी भी कुछ रीजंस हैं, कुछ कॉजेज हैं चाइल्ड लेबर की। सबसे मेन जो रीजन है ना इसकी, वो है पोवर्टी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इसकी पोवर्टी। उसके बाद कुछ और मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं, लाइक इकोनॉमिकली पुअर पेरेंट्स हैं, ठीक है। ऑर्फन्स हैं, एडिक्ट पेरेंट्स हैं, बेगरी, अनइंटरेस्टेड इन स्टडीज, रन फ्रॉम होम एक्सीडेंटली। तो ये हमारे पास इसकी कुछ रीजंस हैं। अब यहाँ पे आपने एमसी को क्या याद करना है कि जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है चाइल्ड लेबर की, वो क्या है? पोवर्टी। और ये किसने सजेस्ट की थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, ठीक है। इसको हम आईएलओ भी कहते हैं। तो ये था, इसकी कुछ आपने रीडिंग कर लेनी है यहाँ तक। ये हमारा यहाँ से चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ, डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड राइट डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है। ये आपने अच्छे से करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ and it is defined as the study of the effect of work and working environment on the health of the worker। इसको ना अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसकी डेफिनेशन को। सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं कि जो जिस भी ऑक्यूपेशन में कोई भी पर्सन जो वर्क कर रहा होता है ना, तो उसके वर्क का और उसके वर्किंग इन्वायरमेंट का उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। वर्कर की हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है, और उसके अलावा अब जो उसकी जो भी एबिलिटीज हैं पर्सन की वहाँ पे वर्क करने की, वो किस हद तक अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो हमने ये पूरा जो भी इफेक्ट देख रहे होते हैं उसके वर्क का, उसके इन्वायरमेंट का, उसकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके कुछ एम्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पे आपने एमसी को भी याद कर लेना है और एससी को भी कर लेना है कि जो एमसी को यहाँ पे बताया हुआ है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किसने दिए थे? ज्वाइंट कमेटी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने और डब्ल्यूएचओ ने 1950 में, ठीक है। ये आपने मार्क कर लेना है। आगे हम इसको देखें तो कौन कौन से इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला इसका है प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स। ये सबसे पहले एम होता है कि हमने वर्कर्स की जो हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, उनकी हेल्थ को, उनकी वेलबींग को हमने प्रमोट करना होता है, उसको मेंटेन रखना होता है, ठीक है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पे क्या है? प्रिवेंशन अमंग वर्कर्स ऑफ डिपार्चर्स फ्रॉम हेल्थ कॉज्ड बाय देयर वर्किंग कंडीशंस। मतलब कि कुछ ऐसी वर्किंग कंडीशंस होती हैं जो कि उनकी हेल्थ पे अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही होती हैं। तो हमने उन वर्किंग कंडीशंस को प्रिवेंट करना है, ठीक है, उनको हमने उसको मॉडिफाई करना है। उसके बाद क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम फैक्टर्स एडवर्स टू हेल्थ। मतलब कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं। तो हमने उन सारे रिस्क फैक्टर से उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी इंप्लॉयमेंट में। उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? placing and maintenance of the worker in occupational environment adapted to his abilities। मतलब कि जो भी उसके अंदर, पर्सन के अंदर उसकी एबिलिटीज हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल एबिलिटीज हैं, हमने उनको उसकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अडोप्ट करवाना है, ठीक है। मतलब कि हमने उसको ऐसा काम नहीं देना जो कि उसकी एबिलिटी से मैच नहीं कर रहा। तो हमने उसकी एबिलिटीज से रिलेटेड जो है उसको उस ऑक्यूपेशन में अडेप्ट करना है, उसको प्लेस करना है, फिर उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उस वर्कर को। उसके बाद क्या है? अडेप्टेशन ऑफ वर्क टू मैन एंड ऑफ ईच मैन टू हिज जॉब। ये भी वही बात है कि हमने उसके वर्क को उसकी जॉब के साथ अडेप्ट करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो फंक्शंस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या है? प्लेसिंग पीपल इन सूटेबल वर्क। ये भी वही बात है कि हमने उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो सूटेबली जो है उनको हम प्लेस कर सकें, उनको हायर कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उनको वहाँ पे मेंटेन भी करना है उस इन्वायरमेंट में, उस सूटेबल सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग देम ट्रीटमेंट। मतलब कोई भी उनको वहाँ पे डिजीज होती है, कोई इलनेस होती है उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जहाँ पे वो वर्क कर रहे होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, तो हमने उनको प्रॉपर जो है डायग्नोज करना है, फिर हमने उसको ट्रीटमेंट भी देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंट्रोलिंग हैजर्ड, कि हमने वहाँ पे जो भी हैजर्ड हैं, जो भी रिस्क हो सकते हैं उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, उनको हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाइंग अनरिकॉग्नाइज्ड हैजर्ड। अच्छा, ये अब यहाँ पे दोनों को कैटेगराइज किया हुआ है, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं और जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं।
दोनों को हमने मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवॉइडिंग पोटेंशियल रिस्क। हमने मैक्सिमम मैक्सिमम जो रिस्क है उनको अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर काम कर सकें, उनको कोई डिजीज ना हो, कोई इलनेस ना हो फ्यूचर में। उसके बाद स्क्रीनिंग करनी है हमने प्रॉपर, ठीक है, डिजीज से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल डिजीज हम पढ़ेंगे आगे, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उनको, ठीक है, उसकी हेल्थ के बारे में, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है, इसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हमने कैसे इन्हांस करना है, तो ये सारी हमने वहाँ के वर्कर्स को एजुकेट करना है, ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमने वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, सैनिटरी कंडीशंस हैं, ठीक है, कैटरिंग वगैरह सबकी हमने सर्विलियंस करनी होती है। ये भी एक तरह की मॉनिटरिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, जिसमें हम सारा जो इन्वायरमेंट है उसको स्क्रीन कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट कंट्रोल आउटसाइड द वर्किंग प्लेस। तो ये सारा जो इनसाइड है, आउटसाइड सारा इन्वायरमेंट हमने मॉनिटर करना होता है। तो ये हमारे पास मेजर फंक्शंस होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एर्गोनॉमिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है इसको सबसे पहले हम देखें तो, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एर्गोन विच मीन्स वर्क एंड नोमोस मीन लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। मतलब कि हमने जो इन्वायरमेंट उनको देना है वर्कर्स को, किसी भी ऑक्यूपेशन में हमने उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना है जो कि उनके जॉब से रिलेटेड हो, उस जॉब में फिट बैठ रहा हो, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें आगे हम देखते हैं यहाँ से। पहले हम ये देखते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हमें क्या करना होता है कि उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना होता है, उसमें ऐसी मशीन्स, ऐसे इक्विपमेंट्स, टूल्स सारे यूज करने होते हैं जो कि उनसी उनकी जो वर्क प्लेस है उससे रिलेटेड हो, उनकी जॉब से रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वर्क की और मशीनरी की, दोनों को हम इंक्रीज कर सकें, ठीक है। तो इसको, इसकी आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसमें मैक्सिमली जो है मैन को या जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको उनकी जॉब के साथ अडेप्ट करवाना होता है, फिट करवाना होता है, ठीक है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, वहाँ की मशीनरी, वहाँ पे जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं उन सबको हमने प्रॉपर जो है वो डिजाइन करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। आगे हम देखें तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वही है कि हमने इसमें जो भी वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है, उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वर्क जो है वो हम वहाँ पे मेंटेन कर सकें, उनको एडजस्ट कर सकें। तो ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वर्क से रिलेटेड भी और ह्यूमन की हेल्थ से रिलेटेड भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, कि अगर हम एर्गोनॉमिक्स को यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट है या कोई भी ऐसे इलनेस या डिजीज हो रही है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, प्रॉपर हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग यूज करके हम मशीन्स को जो है ना वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो तब जो है वो कम रिस्क होगा ना इंसिडेंट्स का, डिजीजेस का, इलनेसेस का, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिकनेस एब्सेंटिज्म। अब ये क्या है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। इट रिफर्स टू यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ रीजन लीव। अब ये आपको पता है कि डिफरेंट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी ऑक्यूपेशंस हैं, वहाँ पे उनको जो है ना वो अलाउ की जाती है लीव्स, ठीक है। डिफरेंट उनके, अब ये वेरी करती है, किसी में कितने दिन की होती है, किसी में कितने दिन की होती है, ठीक है। तो ये उनको अलाउ करते हैं। अब कुछ जो इम्प्लॉयज होते हैं, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट एनी सिकनेस जो है वो लीव जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल कोज, उसको हम कहते हैं सिक एब्सेंटिज्म, ठीक है। मतलब कि वो उस लीव की जो फैसिलिटी है ना उसको यूज कर रहे होते हैं विदाउट एनी कोज, ठीक है। या फिर कोई ऐसी कोज है जो कि सिकनेस से अलावा है कोई, ठीक है, विदाउट विद कॉजेज अदर देन सिकनेस और विदाउट एनी रीजनेबल कोज, ये आपने यहाँ से याद करना है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी कोजेज क्या क्या हो सकती हैं, इसकी मल्टीपल कोजेज हैं। जैसे कि अब सोशल कोजेज में क्या आता है कि कोई भी वेडिंग की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से उसने जो है वो लीव ले ली है। उसके अलावा कोई मेडिकल कोजेज हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉन ऑक्यूपेशनल कोजेज हो सकती हैं। तो ये सारी इसकी मल्टीपल कोजेज हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है जो ऑक्यूपेशन में वर्क कर रहा होता है, वर्कर वगैरह, वो लीव करते हैं, ठीक है, लीव लेते हैं। उसके बाद अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, गुड फैक्ट्री मैनेजमेंट। मतलब वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर हो, ठीक है, उस फैक्ट्री की, उस इंडस्ट्री की। उसके बाद क्या है, एडिकेट प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। मतलब जब हम वर्कर्स को हायर कर रहे होते हैं, उनको प्लेस कर रहे होते हैं, तो हमने उस टाइम पे उनकी एग्जामिनेशन करनी है कि कोई उनको डिजीजेस तो नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि ये बाद में जो है ना मल्टीपल लीव लें। तो हमने उनकी उस टाइम पे जो है प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी होती है, ठीक है, प्लेसमेंट से पहले ही।
उसके बाद गुड ह्यूमन रिलेशन, मतलब कि हमने वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर रखना है, वहाँ के जो इम्प्लॉयज के दरमियान में रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स, मतलब कि हमने एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई करना है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको उसके जॉब से रिलेटेड जो है वो उसको अडॉप्ट करवाना है, फिट करवाना है, ठीक है। वहाँ की जो मशीनरी है, वहाँ की जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उसको हमने प्रॉपर जो है वहाँ पे इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। तो इस इन एक्शंस को लेके हम क्या कर सकते हैं, सिक एब्सेंटिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका है वो है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज को ना यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले क्या है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्किन डिजीजेस। और आगे हम देखें तो नर्वस सिस्टम डिजीजेस, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस को। इसमें आपने जस्ट इनको लिस्ट करना है, आप चाहें तो 5 से 6 भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लंग डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं ऑक्यूपेशन में, किसी भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी जो इस चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है वो है न्यूमोकोनोसिस, ठीक है। न्यूमोकोनियोसिस जो है ये आगे हम पढ़ेंगे इसकी क्या होती है, इसमें आगे फर्दर कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं। उसके बाद क्या है, ब्रोंकियल एल्दमा, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, एल्वुलाइटिस, निमोनिया, इम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, रिनाइटिस, ट्रेकियाइटिस, ठीक है। ये आपको पता है जो भी हमारा पाथवे होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें कोई भी जो ऑर्गन है ना उसकी डिजीज हो सकती है, ठीक है, वो अफेक्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास आती है लंग डिजीजेस में। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्किन डिजीजेस। अब स्किन को भी आगे फर्दर इसकी कैटेगरीज हैं। इसमें क्या है, डर्माटाइटिस है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, एलर्जिक डर्माटाइटिस है, कोई अल्सर हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, बॉइल्स, एलोपेशिया, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, उसके बाद ग्रैनुलोमास बन सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, डी पिगमेंटेशन, टाइटस, कैंसर, ये सारी इसकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। जो कि किसी भी ऑक्यूपेशन में, कोई फैक्ट्री ऐसी है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल यूज हो रहे होते हैं जो कि इनकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, उनकी स्किन जो है स्किन डिजीजेस कोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारी लिस्ट करनी है। उसके बाद क्या है, नर्वस सिस्टम पे भी अफेक्ट हो सकते हैं उन केमिकल्स की वजह से, ठीक है। वो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकते हैं, इसमें न्यूरोपैथीज आ जाती हैं। उसके अलावा हमारा जो सेंसरी फंक्शन है, मोटर फंक्शन है, वो लॉस हो सकता है। उसके बाद हाइपोटेंशन, डिसोरिएंटेशन, साइकोसिस, एपिलेप्सी, इंसेफेलोपैथी, पार्किंसनिज्म, ये सारी आपने एएचएन में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपने लिस्ट करना है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकते हैं राइट, या फिर वो कैटेगराइज करवा सकते हैं आपसे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की। इसमें लंग्स से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ये फर्स्ट डिजीज है ना इसकी, न्यूमोकोनियोसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे चैप्टर में आगे इसी को हम पढ़ेंगे। ये डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब ये होती क्या है न्यूमोकोनियोसिस, ग्रुप ऑफ डिजीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेबल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल डस्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस होती है, इसमें मल्टीपल डिजीजेस आ जाती हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डिजीजेस हैं। अब ये होती क्यों है, इसमें जो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ डस्ट वगैरह होती है जो कि किसी भी ऑक्यूपेशन में, लाइक कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो भी केमिकल यूज हो रहे होते हैं, कोई भी डस्ट वगैरह जो होती है, वो पर्सन जब इनहेल करता है ना तो उसको ये डिजीज हो जाती है, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। अब ये डिजीज क्या करती है, इसके लंग्स पे इफेक्ट करती है, वहां पे जो है फिब्रोसिस कॉज करती है, पैचिस बना देती है, ठीक है। और ये जो है वो इरिवर्सिबल होती है। समटाइम्स क्या होता है कि इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो उससे जो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इस पूरी कंडीशन को हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है। ये आपने याद करना है, ये हमारे पास कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीजेज है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज आती हैं फर्दर, सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, उसके बाद क्या है, एस्बेस्टोसिस, बेगोसोसिस, बाइसिनोसिस, और फार्मर्स लंग, ठीक है। ये हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं जो कि न्यूमोकोनियोसिस में आती हैं। ये आपने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 6 है ना हमारे पास डिजीजेस, इनके आगे फर्दर जो कॉजेटिव एजेंट है ना वो कौन कौन सा होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास डस्ट होती है, केमिकल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक टाइप के भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें सबसे पहले क्या है, सिलिकोसिस। इसका क्या एजेंट है, ये होता है सिलिका की वजह से, ठीक है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक डस्ट है। उसके बाद जो एंथ्राकोसिस है, उसका क्या एजेंट है, डस्ट की वजह से जो होती है, कोल डस्ट की वजह से, ठीक है। उसके बाद एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टोस की वजह से होती है। उसके बाद सिड्रोसिस, जो आयरन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके एजेंट हैं, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद क्या है,
आगे बेगासोसिस जो कि केन फाइबर की वजह से होती है, ठीक है, जो केन इंडस्ट्री होती है, केन फैक्ट्री होती है जहाँ पे शुगर केन वगैरह बन रही होती है, तो यहाँ पे जो है ना इस ये डिजीज हो सकती है। उसके बाद बाइसिनोसिस, ये कॉटन डस्ट की वजह से होती है, कॉटन इंडस्ट्री में ये मोस्ट कॉमन डिजीज होती है। उसके बाद जो टोबैकोसिस है वो टोबैको की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स लंग। अब यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फार्मर्स लंग है, उसका क्या कॉस्टिव एजेंट है, तो इसका हमारे पास क्या है, ग्रेन डस्ट, ठीक है। ये आपने याद करनी है, इसके कॉस्टिव एजेंट ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या आगे बताया हुआ है कि जो हमारे पास ये सारी डिजीजेस है ना, इन सबको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनके क्या कॉस्टिव एजेंट है, क्या साइन सिम्टम होते हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट होता है। ये सारी आपने रीडिंग करनी है, बस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कोई भी नहीं है। ये मैं आपको बता देती हूँ सुपरफिशली कि जो सिलिकोसिस है इसको हम देखें तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो मेन एजेंट है वो क्या है, सिलिका डस्ट है, ठीक है। ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि ये जो डिजीजेस है ना वो किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, किस ऑक्यूपेशन में ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ये आपने कुछ इंडस्ट्रीज के नाम याद करने हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये पोट्री इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, सिलिका इंडस्ट्री है, ठीक है, सोप वगैरह की इंडस्ट्री है। सारी इंडस्ट्रीज में से जो है ना ये मोस्ट कॉमन होती है सिलिकोसिस, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या याद करना है कि इसकी जो स्पेसिफिक साइन सिम्टम है, इसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स अपेयर होते हैं, कफ होती है, डिजनिया होता है, चेस्ट पेन है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आ सकती हैं कि ये जो हमारे पास सिलिकोसिस है ना, अब इस पेशेंट की जब हम एक्सरे करवाते हैं, रेडियोलॉजी करवाते हैं, तो इसकी एक्सरे में क्या स्पेसिफिक जो है वो सिम्टम शो हो रही होती है, स्पेसिफिक जो इसमें रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस होती है, ठीक है, इसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद क्या है, इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि उस पर्सन को वहां से रिमूव करते हैं उस इन्वायरमेंट से, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, और उसको प्रॉपर आगे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी etiology, इसका एजेंट, उसके बाद इसकी जो है वो काम भी ज्यादा और किस ऑक्यूपेशन में ज्यादा होती है ये, उसके बाद साइन सिम्टम, और इसकी अगर कोई अपेयरेंस बताई हुई है वो आपने बता देनी है, रेडियोलॉजी में क्या आती है, और ट्रीटमेंट बता देना है, ठीक है। इस तरह आगे हम देखें फर्दर, आगे नेक्स्ट डिजीज क्या है, एंथ्रोकोसिस। इसकी क्या है, कोल्ड डस्ट कॉस्टिव एजेंट। आगे आपने बताना है कि इसकी जो साइन सिम्टम्स में क्या आता है, वो एक कफ है, स्पूटम प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आगे ये फर्दर हार्ट फेलियर भी कोज कर सकता है। तो ये आपने इसकी साइन सिम्टम याद कर लेनी है। उसके बाद आगे जो थर्ड हमारे पास क्या है, एस्बेस्टोसिस, ये होती है एस्बेस्टोस की वजह से, और किस ऑक्यूपेशन में होती है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ब्रिक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारी इनकी इंडस्ट्रीज के नाम याद करने हैं, 2 से 3 आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं अक्सर। उसके बाद क्या है कि इसमें अब क्या क्या साइन सिम्टम शो होती हैं। अब ये जो है ना ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो साइन सिम्टम आती हैं, और ये आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है ये डिजीजेस, ठीक है। जैसे कि अब इसमें जो है ना प्लेक्स बन जाते हैं, हमारी जो लंग्स है ना उसमें लेयंस बन जाते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के लेयंस हो सकते हैं, ठीक है, बनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा इसमें क्या डिफरेंस है बनाइन में और मैलिग्नेंट में, ठीक है। ये मतलब कि एक ट्यूमर की टाइप्स होती हैं बनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है। तो इसमें ये लंग्स में जो है ना वो प्लेक्स बन जाते हैं, और लास्ट जो इसकी स्टेज है वो क्या है, मैलिग्नेंट, जिसमें ट्यूमर बन जाता है, कैंसर की तरफ ये चला जाता है, और ये हमारे पास मोस्ट डेंजरस इसकी जो है वो फेज है, ठीक है, फोर्थ। ये आपने याद करनी है। और ये आपने स्पेसिफिक इसका नाम याद करना है, मिजोथीलियोमा, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड ओमा होगा ना उसका मतलब है ट्यूमर। तो ये हमारे पास क्या है, एस्बेस्टोस की वजह से ट्यूमर भी बन सकता है लंग्स के अंदर, और इसमें जो हमारे पास सिम्टम्स आएंगी वो चेस्ट पेन है, इसमें क्या होता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। और जब हम इसमें एक्सरे करवाते हैं, इसको डायग्नोस करते हैं, तो क्या होता है इसमें जो स्पूटम जो इसमें उसको कफ होती है, स्पूटम प्रोडक्शन होती है ना, उसमें एस्बेस्टोस जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। उसके जो फाइबर्स हैं, जो उसकी बॉडीज हैं वो हमें मिल रही होती हैं एस्बेस्टोस की, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास इसका एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे, उसमें हमें ग्लास अपेयरेंस जो है वो शो हो रही होती है लंग्स के अंदर, ठीक है, लोअर फील्ड के अंदर। तो ये आपने याद कर लेना, यहाँ से ये सुपरफिशली आपने पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी नेक्स्ट डिजीज डिजीज बाइसिनियोसिस, ठीक है। इसका एजेंट क्या है, कॉटन फाइबर डस्ट, और ये होती है कॉटन फैक्ट्री में मोस्ट कॉमन। इसका आगे देखें तो साइन सिम्टम में वही है, डिस्निया है, इम्फोसीमा, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, फीवर, मलेज, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक है, हमने सिम्टम्स की बेस पे इसको ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेगोसोसिस। अब इसका जो कॉस्टिव एजेंट है वो शुगर केन डस्ट होती है, और ये शुगर केन जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे मोस्ट कॉमन होगी, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में भी हो सकती है। और साइन सिम्टम वही है, ब्रेथलेसनेस, कफ, फीवर, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और इसको भी हमने प्रॉपर जो है वो ट्रीट करना होता है सिम्टम्स की बेसिस पे, ठीक है। और इसके अलावा आगे हम देखें तो लास्ट पे क्या है,
फार्मर्स लंग, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो ग्रेन डस्ट है या हे होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो आगे हम देखें मोस्ट कॉमन जो इसकी है ना ये वाली पॉजिटिव एजेंट। अच्छा, इसका ये बताया हुआ पूरा मैकेनिज्म कि ये जो डस्ट है वो कैसे जाती है अंदर, कैसे हमारा जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको कैसे ये डैमेज करती है, ठीक है। वहां पे क्या क्या रिलीज होता है, कौन कौन सी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करती हैं, ये सारा आपने इधर से पढ़ लेना है। उसके बाद साइन सिम्टम बताए हुए हैं, वही फीवर है, ठीक है, डिस्निया, रेस्टलेसनेस, ठीक है, पल्मोनरी डैमेज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सारे इसके बताए हुए हैं साइन सिम्टम, ठीक है। तो ये जस्ट आपने मैंने जैसे आपको बताया ना पॉजिटिव एजेंट आपने पढ़ लेना इसका, ठीक है। इसके क्या कौन सी ऑक्यूपेशन से ज्यादा रिलेटेड है ये, और इसके चेस्ट एक्सरे में कोई स्पेसिफिक है चीज वो अपने बता देनी है, उसको हमने कैसे ट्रीट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने न्यूमोकोनियोसिस से कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। हमने जो ऑक्यूपेशन में जो भी वर्कर्स हैं उनको हमने कैसे प्रिवेंट करना है कि उनको न्यूमोकोनियोसिस ना हो। तो सबसे पहले आगे इसको भी तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है हमारे पास मेडिकल मयर्स, उसके बाद क्या है इंजीनियरिंग मयर्स, और लास्ट पे क्या है लेजिस्लेशन, ठीक है। इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे है पहले है मेडिकल मयर्स, मतलब कि हमने इसमें क्या करना होता है, एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई करना होता है, ठीक है। मतलब कि हमने वहां पे जो भी इंडस्ट्री है जो भी फैक्ट्री है हमने उसका ऐसा इन्वायरमेंट करना है, उसके जो भी टूल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं मशीनरी है उसको हमने प्रॉपर वहां पे जो है ना उसको इंस्टॉल करवाना होता है, ठीक है। उनकी एबिलिटी से रिलेटेड वर्कर्स की जो भी एबिलिटीज हैं जो भी कैपेबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड हमने वहां पे उसको इंस्टॉल करवाना है, वहां पे फिट करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है रेगुलर मेडिकल चेकअप, मतलब कि कोई भी वहां पे अगर जैसे मैंने बोला स्क्रीनिंग करनी होती है हमने, ठीक है। कोई भी डिजीज है, कोई भी रिस्क है, कोई भी हैजर्ड है, उसको हमने अर्ली आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने ट्रीट करना है, ठीक है। तो हमने इसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद चेकअप करने के बाद हमने उसको ट्रीट भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हेल्थ एजुकेशन, ये हमने वर्कर्स को देनी होती है हेल्थ एजुकेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, ठीक है, उसकी सेफ्टी के बारे में। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज, अब कोई डिजीज हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जो भी हमने पढ़ी है डिजीजेस, ठीक है, तो हमने इसको नोटिफाई करना है, उसको हमने डायग्नोज करने के बाद उसको आगे हायर अथॉरिटीज को नोटिफाई करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, कि इसको हम कैसे फर्दर प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड करनी है वहाँ के वर्कर्स को, ठीक है, वहाँ पे वहाँ के एम्प्लॉयज को। तो ये हमारे पास क्या थे मेडिकल मैयर्स। आगे क्या है हमारे पास इंजीनियरिंग मैयर्स, मतलब कि हमने वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना उसको उसमें हमने क्या क्या चेंजेस लानी है, क्या क्या मेजरमेंट करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या है जनरल गुड वेंटिलेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डस्ट वगैरह होती है वो कोस कर रही होती है, वो लंग्स को डैमेज कर रही होती है, तो हमने प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी होती है ताकि वहाँ की जो डस्ट है वो प्रॉपर रिमूव हो सके वहां से, ठीक है। उसके बाद क्या है हमने एग्जॉस्ट वेंटिलेशन वेंटिलेशन भी रखनी होती है, जो कि डिफरेंट फैंस होते हैं एग्जॉस्ट फैंस जो कि उसको रिमूव करते हैं डस्ट वगैरह को, वहाँ के जो केमिकल्स हैं उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस वहां पे हो रहा है जहाँ से डस्ट केमिकल रिलीज हो रहे हैं तो हमने उसको आइसोलेटेड फॉर्म में करना है, हम उसको अलग जगह पे जाके वो प्रोसेस हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, हमने प्रॉपर जो है रेगुलर बेसिस पे इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते रहना है। उसके बाद डस्ट कंट्रोल, ये भी वही बात आ गई कि इसमें हमने डिफरेंट मशीन्स को यूज करके डस्ट को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हमने कोई ऐसे मेथड्स को यूज करना है जो डस्ट प्रोड्यूस ही ना करे, ठीक है, जो केमिकल्स प्रोड्यूस ही ना करे, तो हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स को भी अगर पॉसिबल है तो यूज करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास थर्ड कैटेगरी इसकी लेजिस्लेशन, मतलब कि हमने ऐसे लॉज बनाने हैं प्रॉपर लॉज जो कि हमने इम्प्लीमेंट करवाने हैं वहाँ पे, वहाँ के जो वर्कर्स हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे हमने इस्टेब्लिश करवाने हैं, ठीक है। अब वो लॉज कौन कौन से हैं कि हमने प्रॉपर उनको जो है वो चेकअप करवाना होता है, उसके अलावा हमने उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है वर्कर्स को जो वहाँ पे वर्क करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने उनको लीव देनी है अगर उनको रिक्वायर है, ठीक है, या जो भी डिसेबल्ड हैं। उसके अलावा क्या करना होता है हमने जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स हैं ना उनको भी हमने प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने पेंशन जो है उसको मेंटेन करना होता है प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लॉज हैं लेजिस्लेशन है जो रूल्स होते हैं जो कि हमने फॉलो करने होते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास के थे तीन मैयर्स मेडिकल इंजीनियरिंग और लेजिस्लेशन, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया अपना चैप्टर का एक पोर्शन था हमारा न्यूमोकोनियोसिस यहाँ तक, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, ठीक है। ये पूरा आपने अच्छे से रीड करना है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं स्टार्टिंग में वो भी आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।